नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेके हाजिर हूं मैं शकील सादी। मेरे पसंदीदा नौजवान शायर स्वयं श्रीवास्तव की ये 4 लाइनें चर्चा है कि शुरुआत के लिए शायद बेहद सही लाइनें, सटीक लाइनें हैं। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है, जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। 13 साल का एक लंबा इंतजार, उम्मीद, दर्द और दुआओं के बीच एक खामोश लड़ाई। आखिरकार हरीश राणा को इस दर्द से मुक्ति मिल गई जिसने उन्हें जिंदगी और मौत के बीच थाम सा रखा था। देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले नौजवान हरीश राणा ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक परिवार की 13 साल लंबी जंग की है। हरीश राणा एक बेहद होनहार छात्र, पंजाब यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का टॉपर, फुटबॉल के शौकीन। लेकिन 20 अगस्त 2013 रक्षाबंधन का दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। चंडीगढ़ में एक हादसे में 4थी मंजिल से गिरने के बाद हरीश कुआं में चले गए। शुरू हुआ एक अंतहीन संघर्ष। अस्पताल, दवाइयां, रिपोर्ट, अदालत और उम्मीदों के बीच परिवार ने कभी हार नहीं दी। लेकिन जब चमत्कार नहीं होते तो उम्मीदें धीरे धीरे दुआओं में बदल जाती हैं और आखिरकार वो दुआ, वो प्रार्थना मुक्ति की मांग करने लगी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। ये फैसला न सिर्फ एक परिवार के लिए राहत था बल्कि पूरे देश में एक नई बहस की शुरुआत। 14 मार्च को हरीश को गाजियाबाद से दिल्ली एम्स लाया गया। 16 मार्च से डॉक्टरों ने धीरे धीरे तमाम लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें पैलिएटिव केयर में गहरी और शांत अवस्था में रखा गया और फिर 10 दिन बाद 24 मार्च को हरीश राणा ने अंतिम सांस ली। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि 13 साल की उस पीड़ा, दर्द का अंत था जिसे एक परिवार ने हर दिन किया। हरीश राणा की कहानी सवाल भी छोड़ जाती है जीवन, मृत्यु और गरिमा के अधिकार पर, और ये भी बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत जीवन से मुक्ति होती है। विधानसभा चुनाव बंगाल का 2026 से पहले एक बड़ा असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में वोट कटने की दहशत के चलते हजारों बंगाली समाज के श्रमिक काम छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। इसका सीधा असर राजस्थान के कारोबार और शादी सीजन पर पड़ता दिख रहा है। चुनाव का असर सिर्फ वोटिंग बूथ तक सीमित नहीं रहता। इस बार इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से आकर जयपुर समेत कई शहरों में काम करने वाले हजारों श्रमिक मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। बेहद अहम कारण वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर। श्रमिकों के बीच ये संदेश तेजी से फैल रहा है कि अगर वो वोट डालने नहीं पहुंचे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। कितनी विडंबना है, हम विदेशों में जिनके पास ड्वेल नागरिकता है उनसे अनुरोध करते हैं कि भारत के नागरिक बने, यहाँ वोट डालें। उनको वोट डलवाने के लिए हम तरह तरह के नियम बनाते हैं और एक वो शख्स, गरीब शख्स, मजदूर शख्स जो बाहर जाके कमाई करता है उसका नाम हम वोटर लिस्ट से हटा देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपना पेट भरने दूर अपने देश में ही गया है। ये वजह है कि टेंट इवेंट, ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू काम से जुड़े लोग बड़ी संख्या में वापसी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में करीब 2 से 2.5 लाख बंगाली समाज के श्रमिक काम करते हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख ज्वेलरी इंडस्ट्री में और 1.25 लाख टेंट इवेंट और फ्लावर डेकोरेशन में जुड़े हैं। अब इनका अचानक लौटना कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। कई श्रमिक ट्रेन में टिकट न मिलने पर 3,000 रुपये तक खर्च कर बसों से घर लौट रहे हैं। वहीं घरेलू कामकाज में लगी इस समाज की महिलाएं भी छुट्टियां मांग रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि शादी
सीजन के बीच श्रमिकों की कमी से काम प्रभावित हो सकता है। खासकर डेकोरेशन और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालात को देखते हुए कुछ व्यापारी मतदान के बाद श्रमिकों को फ्लाइट से वापस बुलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव का असर अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पेट भरने, रोजगार, कारोबार और आम जिंदगी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। और अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग इसे देख नहीं पा रहा। बहुत से लोगों का कहना है कि सीधे सीधे कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों को संज्ञान है। देखना है कि वोट की ये दहशत, नाम कटने की ये सनसनी दहशत आर्थिक गतिविधियों पर कितनी भारी पड़ती है। धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा खत्म हो सकता है। सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले ही एससी होने का दावा कर सकते हैं। मुस्लिम, ईसाई और दूसरे धर्म के लोग इसका दावा नहीं कर सकते। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिया, जिसमें कहा गया था कि धर्म परिवर्तन के बाद एससी श्रेणी के तहत मिलने वाले कानूनी लाभ और सुरक्षा लागू नहीं होंगे। अदालत ने अपने फैसले में संविधान के 1950 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एससी का दर्जा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। किसी अन्य धर्म, मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपनाने पर यह दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक शेर याद आ रहा है इस मौके पर मुझे। रो रो के हमसे पूछा अपने पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वाले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर में राजधानी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जमीन के बदले जमीन दिए बिना ही कृषि उपज मंडी के टेंडर जारी कर दिए गए। अब इस पूरे मामले में मंडी बोर्ड, प्रशासन और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न है। रायपुर के पंडित राय स्थित पुरानी उपज मंडी की जमीन पर बनने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पीपीपी मॉडल पर इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया, लेकिन आरोप है कि इसके बदले मंडी समिति को अब तक समतुल्य जमीन नहीं दी गई। दस्तावेजों के मुताबिक कृषि उपज मंडी समिति ने पहले ही कलेक्टर को पत्र लिखकर 10 एकड़ जमीन के बदले सामान्य मूल्य की 10 एकड़ जमीन देने की मांग की। इसके बावजूद जाने क्यों टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई, विवाद की स्थिति बन गई है। जानकारी के मुताबिक मंडी समिति ने पहले इस जमीन का अग्रिम आधिपत्य प्रशासन को सौंप दिया था और शासन स्तर पर इसे मंजूरी मिल भी गई थी, लेकिन जमीन के बदले जमीन का मुद्दा अब तक अधूरा है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। धाकड़ पूर्व विधायक भाजपा के देवजी भाई पटेल ने साफ कहा है कि मंडी की जमीन किसानों की है, अन्नदाताओं की है और उन्हीं की रहेगी, और अगर इसके बदले जमीन नहीं मिली तो विरोध होगा, होके रहेगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। अब करीब 5 साल बाद अचानक टेंडर जारी होने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए। मंडी समिति के अधिकारी अब कलेक्टर और एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। वही संबंधित एजेंसी का कहना है कि उनके पास जमीन ही नहीं है। सवाल ये कि बिना जमीन दिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ाए। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क विकास का बड़ा प्रोजेक्ट या प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण। देखना होगा कि जमीन के बदले जमीन का ये विवाद कैसे सुलझता है और राजनीतिक विवाद को सुलझाने, समर्थन या विरोध में कौन सामने आता है। सादगी, संगठन, रणनीति, इन तीनों शब्दों में अगर वर्तमान में किसी नेता को समेटना हो तो नाम आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का।
पीएचडी डिग्री धारक, शांत कार्यशैली और मजबूत संगठनात्मक पकड़ उनके जन्मदिन पर उनके जीवन और राजनीतिक सफर की खास बात है। 25 मार्च 1965 उज्जैन में एक साधारण परिवार में जन्म। बचपन से ही संघर्ष और सादगी के बीच पले बढ़े। पिता मिल में काम करते थे तो खाली समय में डॉक्टर मोहन यादव चाचा की चाय की दुकान पर हाट बनाते। शिक्षा के प्रति लगन ऐसी कि उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की और राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर अपनी वैचारिक समझ को मजबूत किया। छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ाव और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। यहीं से उनकी राजनीतिक दिशा तय हो गई। मोहन यादव जी का राजनीतिक सफर संगठन से शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई और धीरे धीरे एक भरोसेमंद चेहरा बने। पहली बार टिकट मिलने पर उसे लौटा देना और फिर उज्जैन दक्षिण से लगातार जीत दर्ज करना उनके मजबूत जनाधार को दर्शाता है। साल 2020 में शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ने तमाम कयासों को परे रखकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। अपनी शादी के लिए पहचाने जाने वाले मोहन यादव भोपाल के सीएम हाउस में अकेले रहते हैं, जबकि उनका परिवार उज्जैन में ही रहता है। उनकी दिनचर्या में योग व्यायाम को खास जगह है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया, माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर और धार्मिक पर्यटन को खासा बढ़ावा दिया। राज्य में निवेश व इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। उनके प्राथमिकताओं में शामिल रहा ये सब। सादगी और रणनीति साफगोई का ये संगम आज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान बना चुका है। डॉक्टर मोहन यादव संगठन से निकला एक कार्यकर्ता भी शीर्ष तक पहुंच सकता है, ये बताती है इनकी कहानी। इस बार क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल का त्यौहार बहुत खास है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा। शुरुआत 28 मार्च से और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। कुल 84 मैच होंगे और हर टीम को 16-16 मुकाबले खेलने का मौका। सीजन का पहला मैच पिछली बार की चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। चुनाव की वजह से अभी केवल शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी है, जो 12 अप्रैल तक चलेंगे। इस बार भी 10 टीमें मैदान में उतरेंगी, जिनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसी दिग्गज टीमें। पूरा कार्यक्रम अभी नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि फाइनल मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इस बार देश के 13 अलग अलग शहरों में मैच आयोजित किए जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 13 साल बाद आईपीएल की वापसी होगी, जिसे बेंगलुरु ने आरसीबी ने अपना दूसरा होम गार्ड बनाया है। कुछ नए नियम देखने को मिलेंगे, जब मैच वाले दिन कोई भी टीम नेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी और खिलाड़ियों के लिए टीम बस से ही सफर करना जरूरी होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डग आउट में बिना अनुमति के परिवार के सदस्यों या बच्चों के आने पर रोक होगी। साथ ही खिलाड़ियों के ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती रहेगी। ऑरेंज और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों को मैच के दौरान कैप पहनना अनिवार्य होगा और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्लीवलेस जर्सी पर मनाही। पिछले साल की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर पहला खिताब जीता था, इसलिए इस बार वह डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी। नीलामी में इस बार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून ग्रीन सबसे महंगे रहे। कोलकाता ने 25.2 करोड़ में उन्हें खरीदा। वहां भारतीय खिलाड़ियों में प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने भारी भरकम देकर टीम में शामिल किया। फैंस इन मैचों का आनंद टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार के जरिए उठा सकते हैं। महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी नीति, एक ऐसा प्लान जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ दक्षिण भारत को साधने की कोशिश। केंद्र की मोदी सरकार अब महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। योजना के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 33% महिला आरक्षण प्रभावी तरीके से होगा। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा भी 272 से बढ़कर 409 हो जाएगा, यानी न सिर्फ सीटें बढ़ेंगी बल्कि राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह बदल सकते हैं।
इस रणनीति के पीछे शायद एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कि परिसीमन के बाद उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगी। वहीं उत्तर और पूर्व के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का दबदबा भी इस नए फार्मूले में बरकरार रखने की पूरी कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक ये विधेयक मौजूदा बजट सत्र में आना मुश्किल है। सरकार पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर सहमति बनाएगी। संभव है कि चुनाव के बाद विशेष सत्र बुलाकर बजट और ये फार्मूला लागू करेगी। इसका असर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ेंगी। वहां भी महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। यानी एक फैसला कई बड़े बदलाव लाएगा। महिला आरक्षण के साथ राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की नई तस्वीर सामने आ सकती है। सरकार इस पर सर्वसम्मति कैसे बनाती है, ये देखने लायक बात होगी। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।